दोस्तों ड्रैगन, यूनिकॉर्न, ग्रिफिन, साइक्लॉप्स नाम सुनते ही लगता है ना कि ये सब सिर्फ मिथ स्टोरीज का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन कहानियों की जड़ प्री हिस्टोरिक जमाने के रियल एनिमल्स और फॉसिल से जुड़ी हुई है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार अजीब से स्कल्स, जाइंट हड्डियां और अनजाने फुटप्रिंट्स देखे तो उन्हें समझाने के लिए मिथ का जन्म हुआ। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही 6 मिथिकल क्रिएचर जो कहीं ना कहीं रियल में एग्जिस्ट जरूर करते हैं। वैम्पायर, दोस्तों वैम्पायर या वैम्पायर जैसे ब्लड ड्रिंकिंग क्रिएचर लगभग हर कल्चर और मैथोलॉजी में किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। हर जगह खून पीने वाले क्रिएचर का जिक्र मिलता है। इसीलिए ये मानना गलत नहीं होगा कि कभी न कभी हिस्ट्री में कोई ऐसा रियल एनिमल जरूर रहा होगा जिसने इन डरावनी कहानियों को जन्म दिया। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है एक एक्सटिंक्ट एनिमल से जिसका नाम था डोसमोड्स ड्रैकुला। ये बैट स्पीसीज आइस एज के समय मौजूद थी और अपने टाइम की सबसे बड़ी ब्लड फीडिंग बैट मानी जाती है। डोसमोड्स ड्रैकुला को अब तक का लार्जेस्ट सैंग्विवोरस एनिमल माना जाता है, जहां सैंग्विवोरस का मतलब होता है खून पीने वाला जीव। ये बैट्स ज्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के इलाकों में पाए जाते थे और बड़े मैमल्स खासकर आइस एज के एनिमल्स का खून पीकर सरवाइव करते थे। यही वजह है कि साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन की मैथोलॉजी में भी वैम्पायर जैसे क्रिएचर की झलक मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मायान मैथोलॉजी में कामाजोट्स नाम का एक बैट गॉड मिलता है जिसे रिसर्चर डोसमोड्स ड्रैकुला जैसे जाइंट बैट से इंस्पायर मानते हैं। कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड से ये संकेत मिलते हैं कि डोसमोड्स ड्रैकुला पूरी तरह प्री हिस्टोरिक नहीं था, बल्कि शायद 1800 की शुरुआत यानी लगभग 1820 तक इस धरती पर मौजूद रहा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों ने शायद वैम्पायर जैसी कहानियां सिर्फ कल्पना से नहीं बल्कि ऐसे रियल ब्लड ड्रिंकिंग एनिमल को देखकर बनाई हो। इसीलिए वैम्पायर भले ही आज हमें एक फिक्शनल मॉन्स्टर लगे, लेकिन उसका ओरिजिन पूरी तरह इमेजिनरी नहीं लगता, क्योंकि नेचर ने सच में ऐसे क्रिएचर बनाए हैं जो खून पीते थे और अपने समय में इंसानों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहे होंगे। इंडस वॉर्म, दोस्तों एंसेंट ग्रीक की करीब 2400 साल पुरानी राइटिंग्स में एक अजीब दावा मिलता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की इंडस रिवर में एक बहुत ही बड़ा वॉर्म पाया जाता था जिसे आज इंडस वॉर्म कहा जाता है। ग्रीक्स का मानना था कि उस समय के इंडियंस इन वॉर्म्स की हंटिंग करते थे और ऐसा वो एक तरह का फ्लेमेबल ऑयल निकालने के लिए करते थे। हालांकि इंडिया के किसी भी रिकॉर्ड में ऐसे किसी वॉर्म का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अगर हम मिलियंस ऑफ ईयर पीछे जाए तो हमें सच में इंडस वॉर्म जैसे क्रिएचर मिलते हैं। ये वॉर्म्स नहीं थे बल्कि आर्थोप्यूलेरा नाम का एक जायंट लैंड एनिमल थे। आर्थोप्यूलेरा अब तक के लार्जेस्ट लैंड इंट्रीबोर्ड्स माने जाते थे जिसका साइज लगभग ऑल्टो कार जितना था। ये एनिमल वॉर्म से नहीं बल्कि मिलीपीड से रिलेटेड थे और करीब 290 मिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट करते थे, उस समय जब डायनासोर भी इवॉल्व नहीं हुए थे। माना जाता है कि ग्रीक इंडियंस को जमीन से निकलने वाले फ्लेमेबल ऑयल का इस्तेमाल करते देख हैरान रह गए होंगे और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने मिथ बनाकर इंडस वॉर्म से जोड़ दिया और संभव है कि इसी कहानी के इंस्पिरेशन इन्हें आर्थोप्यूलेरा जैसे क्रिएचर के फॉसिल से मिली हो। ऑलग्रेन माँ, दोस्तों कहा जाता है कि समंदर की गहराइयों में ऑलग्रेन माँ नाम का एक बेहद विशाल एनिमल पाया जाता था। सोर्सों के मुताबिक इसका साइज करीब 2200 फीट बताया जाता है, यानी लगभग 5 पिरामिड ऑफ गीजा के बराबर। इसके रेजर शार्प टीथ और रे फिश जैसी बॉडी की वजह से इसे एक डरावना सी मॉन्स्टर माना जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ऑलग्रेन माँ पूरी तरह फिक्शनल क्रिएचर है। इसका कॉन्सेप्ट किसी एंसेंट मैथोलॉजी से नहीं बल्कि मॉडर्न इंटरनेट कल्चर से आया है, जहां इसे एक यूजर ने क्रिएट किया था। फिर भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां आता है, आज के टाइम में ही एक समुद्री जीव है जायंट मैंटा रेज जो करीब 25 से 30 फीट तक ग्रो कर जाती है और पूरी तरह प्लैंकटन फीडिंग पर डिपेंड करती है। अब अगर हम लेट क्रेटेशियस पीरियड को देखें जब ओशियन में ऑक्सीजन ज्यादा था और प्लैंकटन की क्वांटिटी भी बहुत हाई थी, तो उस समय कोई बड़ा प्लैंकटन ईटिंग एनिमल भी एग्जिस्ट कर सकता था और उसी दौर में प्लैंकटन खाने वाले रेप्टाइल कम हो चुके थे और व्हेल्स के एंसेस्टर्स अभी लैंड पर थे। इस वजह से ओशियंस में प्लैंकटन ईटर की जगह लगभग खाली थी। इसीलिए पॉसिबल है कि उस टाइम जायंट रे जैसे स्पीसीज ओशियन में डोमिनेट कर
करती हो और देखने में आलग्रेन माँ जैसे मॉन्स्टर से कम नहीं लगती हो। अब सवाल यह है कि उनके फॉसिल्स क्यों नहीं मिले? तो वजह सिंपल है, रेज और शार्क कार्टिलेजिनस एनिमल होते हैं, इनका स्केलेटन जल्दी डीकंपोज हो जाता है, इसीलिए हमें मेगालोडॉन जैसे एनिमल के भी ज्यादातर टीथ फॉसिल्स ही मिलते हैं। इसीलिए आलग्रेन माँ भले ही फिक्शन हो, लेकिन ओशियन में कभी उससे मिलता जुलता जायंट क्रिएचर का होना पूरी तरह पॉसिबल भी लगता है। सायरन हेड की बात करें तो ये कोई पुरानी मिथ नहीं है, बस कुछ साल पहले की चीज है। एक हस्बैंड वाइफ ने क्लेम किया था कि कब्रिस्तान के पास उन्होंने एक सुपर लंबा अजीब क्रिएचर देखा, गर्दन पोल जैसी लंबी और माउथ बॉडी से अलग पैरेलल में लगा हुआ था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये पूरी स्टोरी फेक थी। इस स्टोरी को उसी आर्टिस्ट ने बनाया और स्प्रेड किया जिन्होंने सायरन हेड का पहला क्रीपी आर्टवर्क क्रिएट किया था, जिसका नाम था ट्रेवर हेंडरसन। ये क्रिएचर सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि फिक्शनल मॉन्स्टर से मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर बन गया। आज भी कई लोग इसे रियल मानते हैं। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसा क्रिएचर बनना मुश्किल लगता है, लेकिन नेचर ने पहले भी कितने वियर्ड चीजें बनाई है, जैसे कि टूली मॉन्स्टर, 300 मिलियन साल पुराना प्री हिस्टोरिक सी क्रिएचर। इसका माउथ एक लंबी प्रोबोसिस पर दूर था, आंखें अजीब स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सायरन हेड जैसा वियर्ड। तो सायरन हेड फेक है, लेकिन ये रिमाइंड कराता है कि नेचर पहले भी कितने अजीब और डरावने क्रिएचर बना चुके हैं। ब्लूप 1997 के आसपास पैसिफिक ओशियन के साउथ हिस्से में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही पावरफुल साउंड रिकॉर्ड की। इस साउंड को बाद में ब्लूप नाम दिया गया। इस आवाज की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे हजारों किलोमीटर दूर से डिटेक्ट किया गया था, लगभग इंडिया से जापान जितना डिस्टेंस तक। शुरुआत में साइंटिस्ट का मानना था कि इतना तेज और लो फ्रीक्वेंसी साउंड सिर्फ कोई डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और अगर ऐसा क्रिएचर एग्जिस्ट करता है तो उसका साइज ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। इसी स्पेकुलेशन की वजह से लोगों के बीच एक मॉडर्न मिथिकल सी क्रिएचर का आइडिया बना, जिसे ब्लूप के नाम से इमेजिन किया जाने लगा। लेकिन बाद में जब डेटा को डिटेल में स्टडी किया गया तो क्लियर हुआ कि यह साउंड अंटार्कटिका के पास जायंट आइसबर्ग के ओशियन में मेल्ट होने और टूटने से आई थी। यानी ब्लूप कोई रियल मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि नेचर की एक रेयर ओशियन एक्टिविटी थी। अगर हम पास्ट में देखें तो जुरासिक पीरियड में लीडस इक्थिस नाम की दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी। ये करीब 300 मिलियन ईयर पहले ओशियन में रहती थी। इस फिश का माउथ बहुत बड़ा होता था, जिसमें हजारों छोटे छोटे टीथ होते थे। जब ये माउथ ओपन करती थी तो किसी मिथिकल सी मॉन्स्टर जैसा दिखाई देती थी। इसके साइज के सामने ह्यूमन बहुत छोटा लगता था। हालांकि ये कोई हंटर फिश नहीं था, बल्कि आज की बालीन व्हेल की तरह फिल्टर फीडिंग करती थी। इसीलिए भले ही ब्लूप एक फिक्शनल क्रिएचर हो, लेकिन ये दिखाता है कि नेचर पहले भी हमारी इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा बड़े और अजीब सा सी क्रिएचर बना चुकी है। कापा। दोस्तों, अगर आपने बचपन में डोरेमोन कार्टून देखा है तो शायद आपको याद होगा कि उसमें कई बार कापा नाम का एक मिस्टीरियस क्रिएचर को दिखाया जाता था। लेकिन कापा सिर्फ कार्टून का कैरेक्टर नहीं है, असल में जापानीज मैथोलॉजी में एक जाना माना मिथिकल क्रिएचर है। जापानीज लेजेंड्स के मुताबिक कापा दिखने में एक जायंट टर्टल जैसा होता है और ज्यादातर रिवर्स, लेक्स और पानी के आसपास रहता है। इन कहानियों में कापा को काफी डेंजरस बताया गया है। कहा जाता है कि ये बच्चे को किडनैप करता है और इंसानों को पानी में डुबाकर मार देता है। हालांकि ये सारी बातें मैथोलॉजी और लोक कथाओं का हिस्सा है। अब यहीं से कंपैरिजन इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर डायनासोर के जमाने में एग्जिस्ट करने वाला आर्कलॉन नाम का जायंट टर्टल आज भी जिंदा होता तो शायद इंसानों के लिए वो भी कापा जैसा ही खतरनाक लग सकता था। आर्कलॉन अब तक डिस्कवर किए गए सबसे बड़े टर्टल में से एक था। इसका साइज लगभग 15 फीट तक होता था, यानी लगभग एक स्मॉल कार जितना बड़ा। हालांकि आर्कलॉन कोई मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन उसके साइज और स्ट्रक्चर को देखकर उसे किसी मिथिकल सी क्रिएचर से कंपेयर करना पूरी तरह गलत भी नहीं लगता। इसीलिए भले ही कापा एक मिथिकल क्रिएचर हो, लेकिन उसका आइडिया पूरी तरह इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि नेचर पहले ही आर्कलॉन जैसे जायंट और पावरफुल टर्टल इस धरती पर बना चुकी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स जिन्हें हम सालों तक सिर्फ कहानियां समझते रहे, लेकिन जब इसके पीछे की साइंस और हिस्ट्री को देखी तो पता चला
हालांकि इन मिथ की जड़ कहीं ना कहीं रियल एनिमल और प्री हिस्टोरिक लाइफ से जुड़ी हुई है।